फ्रेम में आपको दिख रही है स्कोडा की स्लाविया। इसका भी फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो क्या 2026 में हमें स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ लेनी चाहिए? काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारा डर है। E20 के चलते गाड़ियाँ रास्ते पे बंद हो रही है, माइलेज गिर रहा है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, और हम स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए, और उससे अगर परफॉर्मेंस ही नहीं मिलता है तो क्या हमें स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ आगे कंसिडर करनी चाहिए? आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, डिस्कस करते हैं अंदर बैठ के। फ्रेम में आपको स्कोडा की स्लाविया दिख रही है। ये वीडियो आपको शायद से इसीलिए रिकमेंड हुआ है क्योंकि आपने भी कभी ना कभी स्कोडा वीडब्ल्यू लेने के बारे में सोचा होगा, या फिर आप इन गाड़ियों को पसंद करते हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो डर फैला है E20 को लेके, गाड़ियां बीच सड़क बंद हो रही है, गाड़ियों का माइलेज ड्रॉप हो रहा है, गाड़ियों का मेंटेनेंस बड़ा है, इसके चलते स्कोडा वीडब्ल्यू बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर में और कन्फ्यूजन में है। क्योंकि स्कोडा वीडब्ल्यू गाड़ियां वैसे ही अपने हाई मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। इनके जो पास्ट में फेलियर्स वगैरह रिपोर्ट हुए थे, उसके चलते काफ़ी लोगों के मन में डर भी है, और इसी के चलते लोग सोच रहे हैं कि 2026 में क्या हमें स्कोडा वीडब्ल्यू लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि स्कोडा वीडब्ल्यू मतलब क्या? लो माइलेज, हाई मेंटेनेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन ऑलरेडी जिन गाड़ियों का माइलेज कम मिलता है, ऑलरेडी जिन गाड़ियों का मेंटेनेंस हाई है, आपके जेब पे भारी पड़ने वाली है, उनका अगर मेंटेनेंस और भी बढ़ जाता है E20 की वजह से, अगर माइलेज और भी घट जाता है, और साथ ही साथ खबरें आ रही है कि गाड़ियों का परफॉर्मेंस भी घट रहा है, तो जिस चीज के लिए हम स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ी लेते हैं वो है परफॉर्मेंस। और अगर हमको परफॉर्मेंस ही ना मिले और साथ ही साथ माइलेज भी कम मिले और मेंटेनेंस भी ज्यादा मिले, तो ऐसे केस में स्कोडा वीडब्ल्यू लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। इसके पीछे की क्या है असली कहानी? आपके मन में जो कुछ सवाल फिलहाल आपके मन में घूम रहे हैं, हर एक सवाल का आपको जवाब इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। हमने हर एक चीज को बारीकी से कवर किया है। तो अगर आप भी 2026-27 में स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट या फिर स्कोडा वीडब्ल्यू की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं टॉपिक में एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका केवल 1 सेकंड का टाइम लेने वाला है, लेकिन ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आगे भी बनाने में। साथ ही साथ आप सभी को पता है हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके स्कूल बुक और स्कूल यूनिफॉर्म में स्पॉन्सर करते हैं, और पुणे रीजन में सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में भी उनकी हम हेल्प करते हैं। तो आपका एक छोटा सा हेल्प, एक छोटा सा सपोर्ट हमें और मोटिवेट करेगा इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ। क्या हमें 2026 के बाद स्कोडा वीडब्ल्यू को कंसिडर करना चाहिए? तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे इसके डर के बारे में। जो डर फैला है कि E20 फ्यूल की वजह से गाड़ियों का ब्रेकडाउन हो रहा है, गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, गाड़ियों का मेंटेनेंस काफी हद तक बढ़ चुका है, गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, और इन सब मामलों में स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियां बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है। क्योंकि E20 आने के पहले ही इन गाड़ियों का मेंटेनेंस ज्यादा था, माइलेज कम था, और इन गाड़ियों के जो प्रॉब्लम्स थे वो तो आप सभी को पता है, कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से ये गाड़ियां वैसे ही बदनाम थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्कोडा ने काफी मेहनत की है और अपने आफ्टर सेल सर्विस को काफी इंप्रूव किया है, और पिछले कुछ सालों में इनकी गाड़ियों में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नोटिस नहीं हुए हैं। छोटे मोटे ग्लिचेस तो हर गाड़ी में आते हैं, लेकिन कोई मेजर कंसर्न गाड़ियों में है नहीं। तो सर्विस में काफी सुधार देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद आता है E20, और E20 आने के बाद फिर से वही डर, क्या गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाएगी? और सबसे मेन मुद्दा जो स्कोडा वीडब्ल्यू लेते हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही इन गाड़ियों को लेते हैं। उनको माइलेज से मतलब नहीं होता है, फीचर से मतलब नहीं होता है, बाकी किसी भी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ उनको परफॉर्मेंस के लिए इन गाड़ियों को ये गाड़ियां पसंद आती है। लेकिन अगर इन गाड़ियों से परफॉर्मेंस ही चला जाए तो ये गाड़ियां लेने का कुछ भी सेंस बनता नहीं है। तो सबसे पहले जो डर था वो मैं निकाल देता हूँ। स्कोडा वीडब्ल्यू की जो भी गाड़ियां अप्रैल 2024 के बाद बनी है, सारी की सारी E20 कंप्लायंट है। इसलिए E20 की वजह से इन गाड़ियों में कोई भी मेजर प्रॉब्लम अब तक मैंने तो फेस नहीं किया है पिछले 2 साल में। मैं प्योरली E20 पेट्रोल ही 2 साल इस गाड़ी में भरा चुका हूं, लेकिन अब तक कोई मेजर समस्या, कोई मेजर ब्रेकडाउन अब तक हुआ नहीं है। अब बात करते हैं माइलेज की। माइलेज में भी जो गाड़ियां E20 कंप्लायंट है 2024 के बाद की गाड़ियां, ज्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप मुझे इस गाड़ी में फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप मैक्सिमम सिटी में ड्राइव करते हो तो सिटी में आपको माइलेज ड्रॉप जरूर फील होगा। मैंने टाइम टू टाइम इस गाड़ी का रियल लाइफ माइलेज भी आपको रील्स के जरिए दिखाया है, वीडियोस के जरिए दिखाया है।
आप हमारे चैनल पे जाके वो माइलेज वाला भी वीडियो देख सकते हो, सिटी का भी और हाईवे का भी। तो मैं आपको सिटी का माइलेज बता देता हूँ। अगर आप हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो तो इसका माइलेज आपको 9 से लेके 11 के बीच में मिल जाता है। तो ये बात सच है कि E20 की वजह से माइलेज सिंगल डिजिट में भी आ चुका है, अगर आप हेवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो तो। पहले जब मैं ऑफिस जाता था मुझे कम से कम 11-12 तक का मैं माइलेज निकाल लेता था, लेकिन अभी 9 से 11 का माइलेज मुझे सिटी के हेवी ट्रैफिक में मिलता है। अगर ट्रैफिक मॉडरेट हो तो यही माइलेज 11, 12, 13 तक मुझे मिल जाता है। ऑन एन एवरेज आप 12 का माइलेज पकड़ लो। सो 12-13 का माइलेज मैं मॉडरेट ट्रैफिक में निकाल लेता हूँ इस गाड़ी से। और अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे माइलेज में कुछ मुझे खास फर्क दिखा नहीं है E20 आने के बाद भी। मुझे पहले भी 17 से लेके 19 तक का माइलेज मिलता था और आज भी मुझे हाईवे पे सेम ही माइलेज मिलता है। और अगर मैं लाइट फुट ड्राइविंग करता हूँ तो इस गाड़ी से मैंने 20 तक का भी माइलेज निकाला है। उसका वीडियो भी मैंने आपको डाला है विद प्रूफ कि 20 से ऊपर भी माइलेज आप इस स्कोडा स्लाविया से निकाल सकते हो। तो माइलेज को मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं तो सिटी में डेफिनेटली E20 इम्पैक्ट दिखता है। हेवी ट्रैफिक, मॉडरेट ट्रैफिक दोनों में दिखता है। लेकिन अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे में ये माइलेज ड्रॉप ज्यादा नोटिस नहीं होता है। दूसरा जो डर था कि इन गाड़ियों का पावर लॉस हो चुका है E20 की वजह से, तो ट्रस्ट मी, मैं हमेशा पुणे से मैंगलोर जब भी ट्रैवल करता हूँ इसी कार से करता हूँ। 5 लोगों के साथ फुल लगेज के साथ ट्रैवल करता हूँ और रास्ता भी पूरा घाट वाला सेक्शन है, काफ़ी सारे चढ़ान वगैरह भी है। तो मुझे इस गाड़ी में बिल्कुल भी पावर लॉस फील नहीं हुआ है E20 पेट्रोल डालने के बावजूद। तो पावर परफॉर्मेंस जैसे पहले स्कोडा VW से मिलती थी आज भी बरकरार है। पावर में कोई भी आपको लॉस फील नहीं होगा, ना आपको माइलेज में ज़्यादा ड्रॉप फील होगा। अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो 1-2 लीटर का ड्रॉप आपको यहाँ वहाँ फील होगा। लेकिन हाँ, अगर आप हाईवे पे पूरे मजे लेके चलाते हो तो यही माइलेज 15 से लेके 16 तक ड्रास्टिक गिर भी जाता है। तो आप रेगुलर ड्राइविंग करते हो तो 17-18 का मिल जाएगा, लेकिन आप रेव करके मजे लेके चलाओगे तो ड्रॉप होके 15-16 का माइलेज भी आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो गाड़ी है ये स्कोडा स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक है। तो मैं उसी का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और नंबर सारे फिगर्स बता रहा हूँ। दूसरी चीज, क्या इस गाड़ी ने कभी ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम दिया? क्या ये गाड़ी बीच सड़क बंद हुई है? कितनी बार गाड़ी बंद हुई है? तो ये गाड़ी ने पिछले 2 साल में एक बार भी बीच सड़क बंद हुई नहीं है। कोई भी ब्रेकडाउन का इसमें इशू आया नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है, गाड़ी झटके मारती है। ऐसा 2 साल में मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ना स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम आता है, ना गाड़ी ने कभी झटके मारे थे। कोई ब्रेकडाउन अब तक इसका हुआ नहीं है और कोई भी ड्रास्टिक यहाँ पे चेंजेस दिखे नहीं है E20 आने के बाद। तो अगर आपके मन में E20 को लेके डर है, पावर लॉस होगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा, तो पिछले 2 साल में कुछ यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम मैंने इस गाड़ी में तो फील नहीं किया। अगर आप भी स्लाविया ओन करते हो या फिर आपके आस पड़ोस में किसी ने अगर स्लाविया ओन की है, उनका एक्सपीरियंस क्या है प्लीज हमें शेयर कीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हो, ताकि जो न्यू बायर्स है उनको आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली में क्या क्या उनके साथ होने वाला है। दूसरा जो डर था EPC एरर को लेके, 2023 से पहले इन गाड़ियों में प्रॉब्लम थी, लेकिन 2023 के बाद जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई है उसमें कोई भी गाड़ी में EPC एरर का प्रॉब्लम मेजर कंसर्न है नहीं। और जहां तक इस गाड़ी की बात है, इसमें मैंने कभी कोई EPC एरर जब से लिए तब से लेके आज तक फेस नहीं किया। तो एज सच पिछले 2 साल में कोई भी डरने वाली चीज इस गाड़ी के साथ हुई नहीं है। कोई रिलायबिलिटी कंसर्न्स आया नहीं है, कहीं पे बीच सड़क गाड़ी ने धोखा दिया नहीं है। परफॉर्मेंस, माइलेज सब कुछ बरकरार है। तो एज सच कोई भी डरने वाली बात इस गाड़ी में है नहीं। तो अब 2026-27 में इस गाड़ी को बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के इश्यूज के बारे में। ऐसा नहीं कि गाड़ी एकदम आइडियल है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। इसके कुछ इश्यूज भी है जिसकी तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जो कि पिछले 2 साल में मैंने लगातार फेस किया है और 2 सर्विस के बाद भी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो सबसे पहला जो इसमें इशू है, अगर आपने स्कोडा VW की पुरानी गाड़ियां चलाई है, रैपिड या फिर वेंटो, तो इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हेवी ट्रैफिक में आपको इसका जो गियरबॉक्स है वो थोड़ा बहुत जर्की फील होगा। मैं खुद एक रैपिड भी ओन करता हूँ, 1.6 MPI ओन करता हूँ नॉन टर्बो। उसके गियर जितने स्मूथ है उतना स्मूथ आपको इसका गियर फील नहीं होगा।
आपको थोड़ा बहुत जर्की फील होने वाला है हेवी ट्रैफिक में। लेकिन आप सेगमेंट के दूसरे गाड़ियों से कंपेयर करते हो तो ये आपको स्मूथ लगने वाली है। लेकिन आप ऑलरेडी अगर VW कार के ओनर हो तो उसके कंपैरिजन में आपको इसका गियरबॉक्स थोड़ा सा जर्की लगने वाला है। मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें वाइब्रेशन का इशू भी है, इतना मेजर कंसर्न है नहीं। लेकिन आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको इनिशियल कुछ सेकंड में इसका वाइब्रेशन ज़रूर फील होने वाला है। लेकिन जैसे आपका RPM सेट होता है, गाड़ी एक बार रनिंग में आ जाती है, उसके बाद बिल्कुल गाड़ी साइलेंट है, कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है। लेकिन इनिशियली अगर आप गाड़ी में किसी को बिठाते हो तो आपको इनिशियल कुछ सेकंड के लिए गाड़ी में वाइब्रेशन ज़रूर फील होने वाला है। तो गाड़ी के जिस तरीके के लुक है, जिस सेगमेंट की गाड़ी है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन जस्टिफाइड नहीं है, कोई मेजर कंसर्न है नहीं। लेकिन ज़रूर आपको फील तो होने वाला है क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन सेगमेंट के दूसरे गाड़ियों से कंपेयर किया 3 सिलेंडर, तो उनके मुकाबले ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। उसके बाद जो सबसे अनोइंग कंसर्न मुझे फील होता है इस गाड़ी में, जब भी मैं गाड़ी रिवर्स लेता हूँ तो एक अजीब सा वाइब्रेशन मुझे फील होता है, अजीब सा हेवीनेस फील होता है, जैसे कि गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हो। बहुत ही गाड़ी हेवी लगती है, वाइब्रेट होकर रिवर्स चलती है। तो ये एक इशू मैंने काफ़ी बार सर्विस सेंटर को दिखाया और ये मैंने और 2-3 अलग स्लाविया में भी चला के देखा, तो इन गाड़ियों में सेम इशू है, इवन वर्टस में भी। तो अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी रिवर्स के वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन फील होता है और हेवीनेस फील होता है। इसी के साथ और एक इशू ने मुझे 2 साल पूरा तंग किया है, वो है इसका ब्रेक नॉइस। चलती गाड़ी में स्पीड में इतना फील नहीं होता है, लेकिन आप जब गाड़ी पार्क करते हो या फिर आप पार्किंग से निकालते हो, जब आप ब्रेक रिलीज करते हो, तब आपको लिटरली ट्रक जैसा नॉइज यहाँ पे फील होने वाला है। शीशे बंद होने के बाद भी आपको नॉइज फील होता है। तो आप अपने दोस्तों को बिठाते हो गाड़ी में, आप गाड़ी पार्किंग से निकालते हो, तो ये अजीब सा साउंड काफ़ी आपको एनॉय करने वाला है। बहुत ही हेवी साउंड आता है, जैसे कि आप कोई ट्रक पार्क कर रहे हो या फिर पार्किंग से निकाल रहे हो। तो ये एक इशू मैं हमेशा फेस करता हूँ इस गाड़ी में। इसके अलावा गाड़ी की कैमरा क्वालिटी अपने कंपटीशन से काफ़ी ख़राब है। कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी। एकदम ही सिंपल सा बेसिक सा कैमरा दिया है जो कि काम चलाऊ है, लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए थी। तो ये एक इशू इस गाड़ी में है। इसके अलावा ये गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर नहीं है। जो पीछे 3 लोग बैठने वाले हैं, उसमें जो बीच में बंदा बैठेगा वो लॉन्ग जर्नी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो ये एक आइडियल 4 सीटर है, आप इसको 5 सीटर कंसिडर करके मत लीजिए, क्योंकि जो 5वां बंदा जो बीच में बैठेगा वो हमेशा डिस्कम्फर्ट फील करेगा लॉन्ग जर्नीज में, इवन शॉर्ट जर्नीज में भी, क्योंकि बीच वाला सीट काफ़ी स्टिफ है और इसमें बकेट टाइप सीट्स दिए गए हैं। साइड के दोनों सीट्स नीचे और बीच वाला सीट एकदम ऊपर थोड़ा स्टिफ लगने वाला है, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगने वाला है 5वें बंदे के लिए। इसके अलावा जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कोई स्कोडा VW की गाड़ी चला चुके हो तो आपको इसकी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेडेड लगने वाली है। लेकिन ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से ठीक है। लेकिन आज के डेट में 2026-27 में थोड़ी बहुत आउटडेटेड लगने लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि फेस लिफ्ट में इसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा। कुशाक में कुछ खास काम हुआ नहीं है इंटीरियर के ऊपर, तो स्लाविया में भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं। तो प्लास्टिक क्वालिटी एक इशू जो मैं हमेशा फेस करता हूँ। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका AC। अगर आपकी गाड़ी कवर्ड पार्किंग में रहती है तो आपको ज़्यादा इशू फेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ओपन सनलाइट में आप पार्क करते हो तो गाड़ी का केबिन ठंडा होने में काफ़ी समय लेता है। और AC के परफॉर्मेंस की वजह से, अगर आपकी AC ही प्रायोरिटी है, आप काफ़ी गर्म इलाके में रहते हो, तो आपको AC हमेशा ट्रबल दे सकता है। मैंने खुद इस चीज़ को पिछले 2 साल में कुछ इलाके में फेस किया है। लेकिन जब भी मैं गाड़ी कवर्ड पार्किंग में रखता हूँ तब कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है नहीं। एक्चुअली AC परफॉर्मेंस से ज़्यादा इसके केबिन कूलिंग में इशू है। जो प्लास्टिक पार्ट यूज़ किए गए हैं ये जल्दी ठंडे होते नहीं हैं, कूल डाउन होने को काफ़ी टाइम लेते हैं। तो ये इस गाड़ी के कुछ नोन इश्यूज़ है। स्लाविया का जो फेसलिफ्ट है उसमें बताया जा रहा है कि जो कंप्रेसर है वो बड़े साइज का दिया गया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो उतना इफेक्टिव होगा। तो AC का इशू स्लाविया फेसलिफ्ट में भी होने वाला है। इस गाड़ी जितना तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी AC का परफॉर्मेंस टॉप नॉच आपको नहीं मिलने वाला है जैसे कंपटीशन की दूसरी गाड़ियां देती है। तो ये थे इस गाड़ी के कुछ मेजर इश्यूज, मेजर कंसर्न्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इन गाड़ियों को लेने वाले हो तो। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो कि कंपटीशन की गाड़ियां दे रही है, और एटलीस्ट ये बेसिक चीजें तो देनी ही चाहिए थी। जिसमें सबसे बड़ा मिस इस गाड़ी में वो है 360 डिग्री कैमरा।
स्लाविया हो, वर्टस हो, कुशैक हो या फिर टाइगुन हो, ये एक बेसिक चीज़ एक अच्छे क्वालिटी के कैमरे के साथ देनी चाहिए थी। कंपटीशन में हर एक गाड़ियाँ दे रही है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मिस है। दूसरी चीज़ मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, वो है एडैस। लेकिन क्योंकि कंपटीशन में मिल रहा है, आपकी गाड़ी में नहीं दे रहे हो, तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। तो आप एडैस भी दे सकते थे, अगर कंपटीशन में सेम प्राइस में दे सकते हैं तो आपकी भी गाड़ी पुणे में ही बन रही है, इंडिया में असेंबल हो रही है, तो आप भी इस चीज़ को दे सकते थे। तो ये दो चीज़ें मिसिंग है। एडैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों का डिमांड है तो देना चाहिए था। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पहले ये अपने गाड़ियों में देते थे, रैपिड वेंटो में मिलता था, लेकिन वर्टस स्लाविया से इसको निकाल दिया गया है कॉस्ट कटिंग के चलते। ऐसी कोई बड़ी चीज़ें थी नहीं। जिससे मैं सबसे बड़ा जो मिस है वो ऑल विंडोज वन टच अप एंड डाउन, रैपिड में मिलता था, वर्टस में मिलता था, वेंटो में मिलता था, लेकिन वर्टस और स्लाविया में नहीं है। सिर्फ ड्राइवर साइड का वन टच अप एंड डाउन होता है, बाकी सारे विंडोज आपको ऐसे ही मैन्युअली ऑपरेट करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा बहुत डाउनग्रेडेड लगता है। उसके अलावा रैपिड में एक फीचर था, आप की दबा के ही सारे विंडोज अप या फिर डाउन कर सकते थे। बहुत ही यूजफुल फीचर था। अगर आप गाड़ी ओपन सनलाइट में पार्क कर चुके थे तो आप ऑलरेडी विंडो डाउन करके कुछ हद तक गाड़ी को कूल कर सकते थे। अच्छा फीचर आप ऑलरेडी जो दे रहे थे उसको भी आपने निकाल दिया, तो ये दो चीजें देनी चाहिए थी। इसके अलावा रैपिड में जो सारे विंडोज थे उसमें सेंसर थे, अगर आप बीच में हाथ डालते हो, किसी बच्चे ने हाथ डाल दिया तो विंडोज अपने आप नीचे आते थे, तो वो सेफ्टी आपको स्लाविया वर्टस में नहीं मिलने वाली है। इसको आप कोडिंग से अनलॉक कर सकते हो, लेकिन वारंटी की इशू आ सकता है। तो जो चीजें ऑलरेडी आपकी गाड़ी में है जिसको कोडिंग से अनलॉक किया जा सकता है, उसने आप उसको आपने डिसेबल करके क्यों रखा है? अगर आप ये फीचर्स देते हो जो कि ऑलरेडी देते आ रहे थे, तो आप ही की गाड़ी के सेल्स और कुछ हद तक बढ़ सकते थे, लेकिन अननेसेसरी आपने इन फीचर्स को डिसेबल करके रखा है फॉर नो रीजन। तो इसके ऊपर स्कोडा वीडब्ल्यू ने ध्यान देना चाहिए। और अगर आप स्कोडा वीडब्ल्यू के बायर हो, आप ऑलरेडी रैपिड वेंटो ओन करते हो, तो ये सब फीचर्स आपको वर्टस या फिर स्लाविया में नहीं मिलने वाले हैं, जिसका आप ऑलरेडी लाभ उठा रहे थे। मैं पर्सनली इस चीज को बहुत मिस करता हूँ। हमने बात की निगेटिव्स की, हमने बात की इसमें क्या क्या मिसिंग है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स की। सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, या फिर इसके एक सेगमेंट ऊपर भी जितनी भी गाड़ियां हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी बिल्कुल अनमैच्ड है। टॉप नॉच आपको स्टेबिलिटी मिलती है, बिल्कुल बॉडी रोल फील नहीं होता है। 140-150 के स्पीड में भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील होती है। इसका स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ सेफ्टी तो आपको ऑलरेडी पता है, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ियां है। और ना कि सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, गाड़ियों में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स है जिसको कभी स्कोडा वीडब्ल्यू अपने कस्टमर्स को बताते नहीं है। इसके ऊपर हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है। तो सेफ्टी के छोटे से छोटे चीज को लेके काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी विथ टॉप नॉच सेफ्टी इस गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों से कंप्लीटली अलग बनाती है। इसका जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है अपने सेगमेंट से 1-2 लेवल ऊपर से गाड़ियों से मैच करता है। तो आपको परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी बिल्कुल खुश करने वाली है, सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कराने वाली है। तो इन मामले में ये गाड़ी बिल्कुल ही हटके है और बिल्कुल ही अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से 2 कदम आगे निकल जाती है। मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें हमने इसके 30 ऐसे फीचर्स दिखाया है जो कभी स्कोडा वीडब्ल्यू खुद अपने कस्टमर्स को नहीं दिखा था। जैसे कि इसमें डिस्क वाइपर्स है, स्मार्ट ओआरवीएम है, और ऐसे 30 अलग अलग फीचर्स है जो कि रियल मायने में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरी गाड़ियां गिमी की फीचर्स दे रही है जो कि रियल लाइफ में कुछ काम की होती नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों में 30 ऐसे फीचर्स है जो कि डे टू डे लाइफ में आपके सेफ्टी को और आपके कन्वीनियंस को बढ़ाने में हमेशा आपके काम आने वाला है। आप उस वीडियो को जरूर देख के अपनी राय हमें शेयर कर देना कमेंट के जरिए। अब हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जो कि है मेंटेनेंस। क्या स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियां सच में इतनी भारी है मेंटेन करने के लिए? क्या आपकी जेब में सच में इतना भारी पड़ने वाली है? तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो पिछले 2 साल में अगर मैं सिर्फ सर्विस की बात करूं और पार्ट्स की बात करूं तो मेरे जेब से 0 रुपए गए हैं इसके मेंटेनेंस के पीछे। जी हाँ, मेरे जेब से अब तक 1 भी रुपया गया नहीं है इसके सर्विस और मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के अलावा और वॉशिंग के अलावा। क्योंकि इन गाड़ियों में आपको ऑलरेडी 3 साल का सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। तो 3 साल तक आपकी जो भी सर्विस होने वाली रूटीन सर्विस वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और आने वाले फेस लिफ्ट में शायद आपको 4 सर्विसेज मिल सकते हैं। 4 सर्विसेज, 4 साल की वारंटी जो कि आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, और 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस, ये आपको फेस लिफ्ट में मिल सकता है।
फिलहाल जो गाड़ियां बिक रही है उसमें आपको 3 साल का मिलता है, तो 3 साल तक आपको अपने जेब से कुछ भी खर्चा करना नहीं है किसी भी पार्ट्स के लिए, क्योंकि सब कुछ वारंटी में आ रहा है, या फिर आपकी गाड़ी के रूटीन सर्विस के लिए। जहां तक E20 की बात है, तो स्कोडा सबसे पहला और इकलौता ब्रांड है जिसमें रिटर्न में एश्योरेंस दिया था कि E20 की वजह से आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो वारंटी में बिल्कुल कवर की जाएगी। इसका आपको पूरा एश्योरेंस रिटर्न में मिलता है स्कोडा की तरफ से, तो वो आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहने वाला है। इन शॉर्ट, पहले 3 साल में सर्विस का कोई भी आपको खर्चा करना नहीं है। आप सर्विस पैकेज एक्सटेंड भी करके ले सकते हो, तो 5 साल तक आपका सर्विस भी फ्री में हो जाएगा, एक नॉमिनल कॉस्ट देके एक्सटेंड करा के। तो 5 साल तक रूटीन सर्विस का कोई टेंशन नहीं है, पार्ट रिप्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है। 5 साल का आपको इसमें वारंटी मिल जाता है, 4 साल की आपको वारंटी मिलने वाली है, जिसको आप 6 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो 6 साल तक E20 की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और E20 के अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर आता है, आपके पास पूरे 6 साल का पीस ऑफ माइंड यहाँ पे रहने वाला है। तो वारंटी को लेके कोई टेंशन नहीं है। और सबसे मेन चीज, खर्चा, वारंटी के बाद मेरे जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं, और अगर मैं सर्विस पैकेज नहीं लेता हूं तो सर्विस कॉस्ट क्या होने वाला है। इसके सेगमेंट में होंडा सिटी आती है, Hyundai की वर्ना आती है, तो क्या उनका सर्विस कॉस्ट इन गाड़ियों से कम है, क्या उनसे बहुत ज्यादा महंगी सर्विस स्लाविया की है, तो वो भी मैं आपको बिल के साथ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे पहले सर्विस का बिल। वैसे तो मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने पैकेज लिया था, लेकिन अगर ये सर्विस पैकेज नहीं होता तो पहले सर्विस का बिल लगभग 2900 रुपए के आसपास आया था, मतलब 3000 के अंदर अंदर। और मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में सेकेंड सर्विस कराई थी, उसका भी आपको बिल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मेरे पास सर्विस पैकेज नहीं होता 3 साल का, तो सेकेंड सर्विस को मेरे जेब से लगभग 7600 रुपए जा सकते थे। तो पहला सर्विस 3000 के अंदर अंदर 2900, और दूसरा सर्विस लगभग 7500 रुपए, उसमें मैंने कुछ क्लीनिंग वगैरह भी करा के ली थी, तो लगभग 7000 रुपए आप इसको पकड़ के लीजिए। सो 3 और 7 पहली और दूसरी सर्विस का कॉस्ट है। तो अगर हम इसके राइवल से कंपेयर करें होंडा सिटी से, तो इसका जो पहला सर्विस होता है ऑन एन एवरेज कॉस्ट वो लगभग 3500 रुपए जाता है। तो होंडा सिटी से स्लाविया की सर्विस मुझे सस्ती पड़ी लगभग 500-600 रुपए से। और अगर मैं वर्ना की बात करूं तो वर्ना की भी फर्स्ट सर्विस, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, 3000 में होती है। और 3000 के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे 2900 में सर्विस मिल गई, मतलब 100 रुपए मुझे सस्ता ही गिरा। तो पहली सर्विस होंडा सिटी और वर्ना से भी सस्ती मुझे पड़ी इस गाड़ी की। बात करते हैं दूसरे सर्विस की, जहाँ पे मैंने 7600 रुपए लगभग पे किए। अगर मैं सिटी के एवरेज सेकंड सर्विस की बात करूं तो लगभग 5200 रुपए के आसपास होती है। तो यहाँ पे सिटी लगभग 2500 रुपए सस्ती है स्लाविया से। और अगर मैं वर्ना की बात करूं तो इसकी सेकंड सर्विस ऑन एन एवरेज 3500 से लेके 4500 रुपए तक हो जाती है। तो यहाँ पे भी लगभग 2000 रुपए से स्लाविया की सर्विस महंगी है। अगर हम इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो सेकेंड सर्विस में स्लाविया महंगी है 2 से 2500 रुपए में सिटी और वर्ना से। लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करो प्रॉपरली, सिटी और वर्ना की सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर्स पे, वहीं पे स्लाविया वर्टस की सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर पे। मतलब आपको एडिशनल 5,000 किलोमीटर्स के यहाँ पे लीवे मिल जाता है। तो अगर आप इसको टेक्निकली कंपेयर करो तो ये एट पार हो जाती है सेकेंड सर्विस में भी सिटी और वर्ना के प्राइस के हिसाब से एट पार, या फिर आप कह लो कि 400-500 रुपए आपको सस्ती ही दिख सकती है अगर आप उसको 15,000 किलोमीटर के हिसाब से प्राइसिंग निकालो तो हमने बात की मेंटेनेंस की, हमने बात की रूटीन सर्विस की। तो ऐसा कोई भी मेजर कंसर्न है नहीं कि गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है मेंटेन करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको पार्ट रिप्लेस करना पड़ा तो इसका पार्ट होंडा सिटी और Hyundai वर्ना से महंगा आपको मिलने वाला है। तो पार्ट जरूर महंगे हैं, लेकिन रूटीन सर्विस एट पार है होंडा सिटी और Hyundai वर्ना के साथ ही। इसके साथ कोई मेजर कंसर्न पिछले 2 साल में आया नहीं है, मेजर कोई इसमें ब्रेकडाउन का इशू आया नहीं है, पावर एंड परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आया नहीं है। माइलेज का सिटी में कंसर्न है, लेकिन हाईवे में आपको फील नहीं होने वाला है। गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग अच्छी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है, साथ ही साथ गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स भी अपने कंपटीशन से काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो ये गाड़ी किसने लेनी चाहिए? अगर आप मैक्सिमम हाईवे पे ड्राइव करते हो, अगर आपके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहते हो जहाँ पे स्कोडा VW का अच्छा नेटवर्क है, तो आप इस गाड़ी को बेझिझक कंसिडर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। किसने गाड़ी नहीं लेनी चाहिए?
अगर आप टीयर 3 सिटी में रहते हो, आपके आसपास स्कोडा VW का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, या फिर स्कोडा VW का सर्विस सेंटर आपके शहर से 100-150 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इन गाड़ियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियां लोकली कहीं से रिपेयर होती नहीं है। आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही रिपेयर करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर आप गर्म इलाके में रहते हो, अगर आपके लिए एसी प्रायोरिटी है, तो एसी आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो ऐसे केस में आपको इस गाड़ी को लेने से बचना चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आप गर्म इलाके में रहते हो, एसी आपके लिए प्रायोरिटी है, ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपके आसपास स्कोडा VW का सर्विस नेटवर्क नहीं है, तो आपने इस गाड़ी को लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसको एज अ 5 सीटर देख रहे हो, तो ये गाड़ी 5 सीटर नहीं है, आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। बीच वाला बंदा हमेशा डिस्कम्फर्ट फील करेगा, तो ये गाड़ी 5 सीटर नहीं है। तो 3 चीज़ें, गाड़ी अगर आपको 5 सीटर चाहिए, ये आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हो, एसी आपके लिए प्रायोरिटी है, इस गाड़ी को आपको लेने से बचना चाहिए। अगर आपके शहर में स्कोडा VW का सर्विस नेटवर्क नहीं है, तो भी आपको इस गाड़ी को लेने से बचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप माइलेज कॉन्शियस बायर हो, तो इसका माइलेज हाईवे में तो ठीक मिलता है, लेकिन अगर आप डेली सिटी में गाड़ी चलाने वाले हो और अगर आपके लिए माइलेज बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, तो भी आपको इस गाड़ी को लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, हाईवे ड्राइविंग के लिए ले रहे हो, तो गाड़ी आपको हमेशा खुशी ही देने वाली है। तो ये थी स्कोडा स्लाविया की 2 साल की डिटेल में समरी, 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस बिल के साथ मैंने आपको दिखाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप स्कोडा VW लेने का प्लान कर रहे थे और आपके मन में डर था, क्या आपके सारे क्वेरीज को हमने ठीक से एड्रेस किया है? आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी अगर होगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। हमें खुशी होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाड़ी बिल्कुल संभल के चलाइए। सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग बिल्कुल मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।